ऑपरेटिव केयर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑपरेशन होने के बाद जो पेशेंट होता है उसका डॉक्यूमेंट्स तो उसकी केयरिंग के बारे में इसमें बताया गया है। पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, पोस्ट मतलब ऑपरेशन के बाद पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे करना है, क्या करना है, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट, पेशेंट एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी। पेशेंट एजुकेशन मतलब पेशेंट को समझाना होता है कि आप जल्दी क्या मतलब उसी के बारे में सब बताया गया है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, अटेंडेंट को भी बाद में लगा देना, हमको भी लगानी है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज सर्कल फॉर पेशेंट रिकवरी। पेशेंट को समझाना होता है कि आपकी रिकवरी हो रही है, आपको घबराना नहीं है, सही रहना है। इंडिकेशन ऑफ कंप्लेंट्स इम्प्रूव आउटकम्स, उसकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको देखते हुए उसको समझाना है, उसकी कंप्लेंट कम करनी है। मतलब ऑपरेशन के बाद पेशेंट के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, उसको पॉजिटिव माहौल में रखना है। कोई थोड़ी बहुत दिक्कत भी है तो उसको बताना नहीं है, समझाना है। वो धीरे हो सकता है तुम मेडिकल में हो, तुमको पता है कि 10 दिन में ठीक होगा, 15 दिन में ठीक होगा, 5 दिन में ठीक होगा, लेकिन उसको घबराना नहीं है। उसको सांत्वना यही देना है कि बस अब 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन और 2 दिन 3 दिन करते करते वो 5 6 7 दिन निकल गया, 50% रिकवर हो गया, तब आदमी को संतुष्टि होने लगती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योरेंस क्वांटिटी ऑफ केयर एंड लीगल सेफ्टी। ओटी में ले जाने से पहले गार्जियन का सिग्नेचर, मतलब अपनी सेफ्टी भी लेकर के चलना है। 100 में 1000 में कभी एक आधे पेशेंट के साथ कुछ दिक्कत भी हो जाती है तो आपको कोई दिक्कत ना है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से सभी में साइन करवाना, मतलब तैयार करना, रेडी रखना अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है और पेशेंट के लिए भी। पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट आफ्टर सर्जरी। ये डिस्प्ले होता है, मतलब पेशेंट की सर्जरी के बाद उसके हाथ में लगा दिया जाता है, तो मॉनिटर चलता रहता है, उसका 24 घंटे उसको देखना बहुत ज़रूरी रहता है। बीपी, पल्स, ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बीपी तो नहीं कम ज़्यादा हो रहा है, हार्ट बीट तो नहीं, उसको घबराहट बेचैनी तो नहीं हो रही। कभी कभी आदमी सर्जरी के बाद आया, उस समय तो एनेस्थीसिया हुआ, होश में आने के बाद वो सोचने लगता है तो हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं। तो ये सब इस पर निगरानी 24 आवर के लिए बहुत ज़रूरी रहता है और हर वक्त करना होता है 24 घंटे के लिए। कंप्लेंट कोई नहीं आती। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट, पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट मतलब आराम, पेशेंट से कोई समझौता नहीं, सेफ्टी भी रहे और कंफर्ट भी रहे। ऐसा आपको बिहेवियर और उसकी जैसे कुछ कह रहा है कि बेड ही ऊपर नीचे करना है, कुछ मतलब उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। पेशेंट की सर्जरी के बाद 24 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा रहता है कि मॉनिटर 24 आवर लगा के फिर हटा देते हैं, वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद तो फिर वार्ड में बहुत सारे मरीज रहते हैं, लेकिन सर्जरी के 24 घंटे जो रहता है वो बहुत केयरिंग रहता है। उसमें हर वक्त एक स्टाफ को उसके साथ रहने की ज़रूरत रहती है। अगर बगल 2-4 बेड पड़े हैं तो एक ही स्टाफ अपना मेंटेन कर ले रहा है, देख ले रहा है। जब हॉस्पिटल में रहने लगोगे तो आदत हो जाएगी, तो उसमें जो है 2-4 पेशेंट 10 पेशेंट एक साथ भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, 2-3 लोग हैं अगर वार्ड में। वाइटल साइंस मॉनिटरिंग, टेम्परेचर, पल्स, इंस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। वाइटल जो लगाया जाता है, पहनाया जाता है, उसमें सब डिस्प्ले रहता है, तो उसमें टेम्परेचर है, बुखार टेम्परेचर उसका लो तो नहीं हो रहा, हाई होगा तो फीवर आएगा, लो होगा तब की दिक्कत है। पल्स रेट चेक करना है, इंस्पिरेशन चेक करना है कि टेम्परेचर भी उसी से चेक हो जाता है। टेम्परेचर भी उसमें आ जाता है। जो नए नए टेक्नोलॉजी वाले मॉनिटर आए हैं, किसी में टेम्परेचर भी आ जाता है, किसी जो पुराने हैं उसका किसी में टेम्परेचर नहीं होता है। ब्लड प्रेशर ये सब उसका देखते रहना है, और कुछ कम ज़्यादा होने पे आपको सजेस्ट करना है। नहीं आपकी समझ में आ रहा है तो डॉक्टर को तुरंत सलाह दें। ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग की, ऑक्सीजन कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। कोविड काल में देखो ऑक्सीजन लेवल ही कम हो जा रहा था, फेफड़े ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहे थे,
उसी से आदमी डेड हो जाता था। जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट फेल हो जाता था। तो उसको भी मतलब ऑक्सीजन से मतलब सेचुरेट तो नहीं कर रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही, उसको मेंटेनेंस अपना बनाए हुए है कि नहीं बनाए हुए, इसका भी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डिंग इन इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड। पेशेंट की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करनी होती है, मतलब दो 4-4 घंटे पे लॉग बुक उसकी बन जाती है। उस पर पेन से लिखना होता है कि 3-4 घंटे इसकी स्थिति कैसी रही, फिर आने उसके बाद 3-4 घंटे उसकी स्थिति कैसी रही, वो सब उसमें नोट करना होता है, उसकी रीडिंग उसमें नोट करते रहना है। डॉक्टर तो बाद ही में आएगा, देखेगा कि 4 घंटे में 3 घंटे में पेशेंट की कैसी रही, उसके बाद और अपडेट होगा, उसके बाद उसको उठा के वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। एडवांस पेशेंट मॉनिटरिंग, कार्डियक मॉनिटरिंग। जब कभी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसमें एडवांस पेशेंट मॉनिटर लगाए जाते हैं। उसमें कार्डियक मॉनिटरिंग मतलब हार्ट से संबंधित जो होता है उस पर डिस्प्ले ईसीजी मशीन, जैसे ईसीजी आप लाइव तुरंत किए 5-10 मिनट पर हटा दिए, जब किसी को डीपली कार्ड टेस्ट करता है तो फिर उसकी मशीन भी लगा दी जाती है, समझ लो। तो वो उस पर डिस्प्ले पे दिखाता रहता है उसके क्या पल्स ऑक्सीमीटर है, कैल्कुलोग्राफी इंडेक्टेड है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मॉनिटरिंग है, ये सब उस पर दिखता रहता है। ऊपर नीचे होने पर तुरंत सूचना देना होता है, या तो इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन डॉक्टर लिख के जाएगा, बता के जाएगा आपको। असेसमेंट एयर पेशेंट कभी कभी इमरजेंसी होती है, लखनऊ में हो, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पेशेंट को शिफ्ट करना होता है तो फ्लाइट से शिफ्ट करना होता है, तो उसके साथ में ओटी टेक्नीशियन या कोई ना कोई मेडिकल का स्टूडेंट मतलब मेडिकल का रहेगा। डॉक्टर तो जाएगा नहीं, डॉक्टर तो वहाँ हॉस्पिटल में मिलेगा, यहाँ पे डॉक्टर होगा डिस्चार्ज कर देगा, लेकिन पेशेंट के साथ एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन भेजा जाता है। तो उसके बारे में ये बताया गया है, असिस्ट एयरवे पेशेंट, लुक फॉर एब्सोल्युटली ऑफ एडमा, मॉनिटर ब्रीथिंग पैटर्न एंड ऑक्सीजनेशन। उसमें जब एयरपोर्ट जाएंगे, एम्बुलेंस लेकर जाएगी, फिर फ्लाइट में आप शिफ्ट करेंगे तो उसका ऑक्सीजन लेवल, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब हार्ट बीट सब बीच बीच में चेक करते रहना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। उसके लिए इमरजेंसी वाले इंजेक्शन होते हैं, वो इंजेक्शन आपको बता दिए जाएंगे। कभी कोई दिक्कत होगी तो पेशेंट को बीच में देना होगा, ये वो टेक्नीशियन जो होगा साथ में जाएगा, उसी का काम होगा। कभी कोई हादसा हो जाता है तो एयरलिफ्ट किए जाते हैं पेशेंट, तो बाई रोड लाना मुश्किल होता है, जाम होता है, तो फिर एरोप्लेन से ही भेजे जाते हैं पेशेंट, उसमें टेक्नीशियन एक साथ में रहेगा। विजन एंड हेयरिंग असेसमेंट, इसमें आई के बारे में बताया गया है कि विजन एंड हेयरिंग असेसमेंट मतलब कान से सुनने की आपकी कभी कभी क्षमता कम हो, ENT वाला ही है हमको लग रहा है, नाक कान गले वाला ही आप लोग का चल ही रहा है। तो इसमें आई और हेयरिंग के लिए बताया गया एफिलिटी एंड आई मूवमेंट। आँख की जब जांच होती है तो उसमें सामने मशीन रख के आपको बैठाया जाता है, चेक करना होता है, तो उस पर पढ़वाना होता है ये चेक फॉर पेन, रेडनेस और डिस्चार्ज। कभी कभी आँख में रेडनेस आ जाती है और रेडनेस के साथ पेन भी होता है, उसको भी चेक करना होगा। उसके बाद मेडिसिन जो होगी वो डॉक्टर लिखेगा, आपको चेक करके बताना होगा। जैसे हेयरिंग चेंज और ईयर डिस्चार्ज। कान के अंदर एक पर्दा होता है और पर्दे के पीछे जो होता है वो सुनने वाला, उसका वो हेयरिंग का वो होता है, वो कभी कभी फट जाता है तो डिस्चार्ज करने लगता है, पस आने लगता है। तो नॉर्मल में तो कान का ड्रॉप वॉप डालने से तो ठीक हो जाता है, कभी कभी पर्दा इतना फट जाता है कि सर्जरी करके ही वो पर्दा ठीक किया जा सकता है, तभी सुनने की क्षमता आपकी तभी वापस आएगी। 100 में 20
60% लोगों का पर्दा चला ही जाता है, क्योंकि डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि मेडिसिन से अब ये सही नहीं हो पाएगा, तो अब उसकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी। Here the post-operative complaints. Bleeding or infection, respiratory complaints, vision or hearing restorations, bleeding or कभी कभी सर्जरी के बाद कान से ब्लड आ जाता है, क्योंकि जब अंदर कान के अंदर सर्जरी करते हैं तो उसमें भी सब ब्लड तो निकलता ही है, तो उसकी भी शिकायत कभी कभी पेशेंट को होती है। तो आप तो हमेशा रहते हैं हॉस्पिटल में, वार्ड में, ओटी में, तो आपको उसको समझाना है कि ऑपरेशन के बाद कभी कभी कान से ब्लड आना स्वाभाविक है, वो धीरे धीरे मेडिसिन से, दवा से रिकवर हो जाएगा। कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, इन्फेक्शन गंदगी से भी हो सकता है, या उसके मिलने जुलने वाले आते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। रिस्पायरेटरी कंप्लेंट, कभी कभी बेचैनी, पेशेंट कभी सोच लिया तो उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो बेचैनी जब होगी, जब आप टेंशन लेंगे तो सांस की दिक्कत होगी, या गैस बनेगी तब सांस की दिक्कत होगी। कभी कभी हेयरिंग डिस्टर्बेंस, ऑपरेशन के बाद हेयरिंग डिस्टर्बेंस भी होने का चांसेस रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे मेडिसिन से रिकवर कर जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, ये देखिए इसमें बताया गया पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, मतलब ऑपरेशन होने के बाद ब्लीडिंग होने के चांस थोड़े बहुत रहते हैं। टेंशन, ड्रेनेज भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। हाइपरटेंशन मतलब तनाव में उससे, मतलब सोचने से उसकी मतलब बीपी भी उसका बढ़ सकता है। तो वो सब आप लोगों को वहाँ पे मेंटेन रखना है, पेशेंट को समझाना है। इंटरवेंशन प्रेशर मल्टीपल सर्जन, और सर्जन इस चीज़ के बारे में पेशेंट पे जब सर्जरी करेगा तो बीच बीच में उससे बातचीत करता रहेगा, उसको समझाता रहेगा, क्योंकि अब लोकल एनेस्थीसिया ही दी जाती है, पूरा पेशेंट को मतलब एनेस्थीसिया में नहीं, बेहोशी में नहीं लिया जाता है। तो बीच बीच में सर्जन भी बातचीत करता रहेगा, तो उससे उसको और अच्छा हौसला, मतलब मनोबल बढ़ता रहेगा पेशेंट का। मॉनिटर हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड, हीमोग्लोबिन को ऑपरेशन से पहले चेक कर लिया जाता है, अगर कम होगा तो ऑपरेशन हो नहीं सकता है, और प्लस जब ऑपरेशन होगा तो हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग होना निश्चित है। सर्जरीज, देखिए सर्जरी में रजिस्ट्रेशन सर्जरी करने में पहले ऊपर की लेयर काटी जाती है, उसके बाद एक नीचे लेयर और होती है। जब सर्जरी होगी तो एक पहले ऊपर की लेयर होती है, फिर एक अंदर लेयर और होती है, इसलिए टाँके पहले अंदर की लेयर स्ट्रेच करते हैं, लेकिन उसमें टाँके जो होते हैं गलने वाले होते हैं, उसके बाद ऊपर की लेयर सिली जाती है। ऊपर वाला आपको दिखता रहता है, अंदर वाला आपको दिखेगा नहीं सब पेशेंट को सर्जरी होने के बाद। विजन एंड हेयरिंग चेंज, कभी कभी भूलने, मतलब लॉस ऑफ विजन, कभी कभी धुंधला दिखता है, और कभी कभी लॉस ऑफ विजन मतलब
आँख की रोशनी चली जाती है, तो उसमें फिर वापस जो धुंधला होता है उसमें तो रोशनी सर्जरी करके वापस आ जाती है, लेकिन जो लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब जिसकी रोशनी चली जाती है, फिर या तो उसकी आँख चेंज हो, तो आँख जब कोई डोनेट करेगा, बहुत से लोग हैं जो मतलब मरने से पहले फार्म भर के जाते हैं कि हमें साथ अगर कुछ होता है तो हमारी आँख किसी को दान कर दी जाए, तो वो हॉस्पिटल वाले उन हॉस्पिटल वालों के कांटेक्ट में रहते हैं, तो लॉस ऑफ विजन में मतलब आँख चेंज ही होगी। हेयरिंग लॉस ऑफ रिफरल। इसी तरह सुनने में होता है हेयरिंग लॉस ऑफ, तो इसमें जो होता है सर्जरी करके उसके कान की मशीन ही अंदर शिफ्ट कर दी जाती है, तो उसके सुनने की क्षमता आ जाती है। और अर्जेंट वाला जो होता है वो बहुत लोग नहीं मशीन बाहर लगाए रहते हैं, फिर निकालते हैं, फिर बैठाते हैं, वो नॉर्मल अर्जेंट एंड डिफरल होता है। एयरवे ऑब्जर्वेशन केस बाय सेपरेशन साइंस कभी कभी टॉन्सिल, ये जो जब मुँह खोलिए आप तो अंदर 2 टॉन्सिल होते हैं, ये सबसे पहले आपको मतलब जो शरीर में बीमारियां आती हैं सबसे पहले यही रोकते हैं। किसी के टॉन्सिल कभी कभी डैमेज या गड़बड़ हो जाते हैं तो निकाल भी दिए जाते हैं, और जब ज़्यादा दिक्कत होती है तभी निकाले जाते हैं, नहीं तो आपके अंदर जो भी आप खाते पीते हैं या कोई बीमार कीटाणु मतलब जो भी है वो सबसे पहले उससे वो टॉन्सिल ही रहते हैं। साइनस कंप्रेशन, हाउ साइनस इफेक्टेड आफ्टर द बॉडी, साइनस होती है, ये जो नाक होती है, नाक अंदर से जो ली जाती है, इसमें साइनस की दिक्कत होती है, और साइनस की दिक्कत ठंडी में ज़्यादा बढ़ती है। इसको स्नोफिलिया की दिक्कत होगी, उसको साइनस कन्फर्म में होना। फेशियल पेन और स्वेलिंग, मतलब नाक पे फेस पे आपके पहले वो आएगा सूजन, स्वेलिंग, उससे आपको पता चलेगा कि हमको साइनस कंप्लेंट्स होना चालू हुई है, तो फिर ENT के डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, जांच करेगा। कभी कभी इसको सर्जरी करके ठीक भी किया जाता है, और कभी कभी मेडिसिन से काम चल जाता है। नज़र डिस्चार्ज और ब्लॉकेज, मतलब किसी समस्या में मतलब नोजी जो है आपकी बहती रहती है, किसी समस्या में आपका ब्लॉक हो जाता है, तो जब ब्लॉक होगा तो फिर आपका जब मुंह बंद होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और जिसमें डिस्चार्ज होता रहता है उसमें तो चलो आप सांस ले सकते हैं। तो इसमें 2 होते हैं कि एंटीबायोटिक्स एंड सपोर्टिव केयर, मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक जो होती है वो मेडिसिन होती है, कभी कभी एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन 625 ये सब दे के रिकवर कर लिया जाता है, और कभी कभी सपोर्टिव केयर मतलब इस यहाँ पे लगाने वाला आता है इंस्ट्रूमेंट मार्केट में, उसको लगा के मतलब 2-4 महीने जब लगाओगे आप धीरे धीरे वहाँ पे खांचा बन जाएगा, तो जो अंदर नली है जो भी तिरछा होता है वो सीधा होगा, तो आपका साइनस सही हो जाएगा। पेशेंट एजुकेशन इम्पॉर्टेंसी, पेशेंट को बताना होता है, समझाना होता है कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। इम्प्रूव्स रिकवरी, कि आपके मनोबल मतलब आप अगर सोचेंगे तो आपकी मतलब इम्प्रूव्स रिकवरी, आपकी बीमारी जो है उससे आप जल्दी निकल के बाहर आएंगे। उसको पॉजिटिव माहौल देना है, बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेस नहीं करना है, आके लोग रोने गाने लगते हैं, तो ये सब नहीं करना है। पेशेंट को सांत्वना देनी है कि आप बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे, उसको समझाना होता है। वो डॉक्टर की बात को सबसे ज़्यादा मानता है पेशेंट। जब हॉस्पिटल में होगा तो डॉक्टर माने भगवान,
जो वो कह दिए वही सब ओके। कंप्लेंट्स पेशेंट की कुछ कंप्लेंट होती है, कुछ मरीज डॉक्टर को मरीज से कंप्लेंट बार बार समझाने के बाद भी नहीं वो मानता है, और कुछ पेशेंट को डॉक्टर से कंप्लेंट होती है कि मतलब हमको ये समस्या हो रही है। मतलब पेशेंट को डॉक्टर से नहीं कंप्लेंट होती है, उसको जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में वो डॉक्टर से बार बार पूछता है, कंप्लेंट उसको बोलते हैं। तो डॉक्टर उसको समझा के उसके सवालों का जवाब संतुष्टि से दे के उसको सेटिस्फाइड करेगा। INDMT होम केयर इंस्ट्रक्शंस कि घर में आप 5 मिनट और रुको, बस 10 मिनट और, बस ये चल रही है ना, सुनो 5-10 मिनट रुक जाओ, फिर कर लेना, क्योंकि इसको भी बंद कर देंगे। INDMT होम केयर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, मतलब घर में ही आप कुछ सावधानियाँ बरत के बीमारियों से आप बच सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ईट ए बैलेंसिंग डाइट, खान पान जो है आप अपना शुद्ध रख के मतलब बैलेंसिंग का मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, ये सब मतलब उसमें डाइट अच्छे से देके तो इसको आप बैलेंस करके अपनी बीमारियों से बचा जा सकता है। आँख की रोशनी कभी कभी देखिए छोटे छोटे बच्चों को चढ़ जाता है, क्योंकि बाहर का फूड सप्लीमेंट सब खाते हैं, बर्गर पिज्जा चाउमीन, उससे कुछ होता है नहीं। जब तक आप घर की हरी सब्जियाँ ये सब नहीं खाएंगे तो ईट बैलेंसिंग डाइट मतलब आप घर का खाना खा के प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम यूवी रेज, मतलब जब ज़्यादा गर्मी होगी तो चश्मा लगा के मतलब आप जैसे आँखों में जलन लालपन होना इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। या शाम को जब आप घर जा रहे हैं तो साफ पानी से आँख को धुल के साफ कॉटन कपड़े से इतना साफ कर लिए, फिर रिलैक्स हो रहे हैं। दिन भर बाहर धूप में टहले घूमें, शाम को भी नहीं, तो 4-10 दिन में कभी कभी आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सब चीज़ें करके आँखों के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। लिमिट स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना है कि अगर छुट्टी है तो दिन भर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उसको भी कम करके इससे भी बचा जा सकता है। प्रोटेक्टिव गुड हाइजीन, मतलब साफ सफाई, मतलब खाने से पहले हाथ धोना और जो आप खा रहे हैं उसको धो के खाना, इन सब चीज़ के बारे में बताया गया है। एक्सरसाइज और आइस, मतलब सुबह उठ के शाम को सोने से पहले एक्सरसाइज, आइस की एक्सरसाइज होती है, साफ आँखों से मतलब ठीक से करके, इससे भी आप अवॉइड स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान से ना करके इससे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आप सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं जो है लंग्स को तो डैमेज भी करता है, प्लस आपके यहाँ से पिए तो आँखों पे भी दिक्कत देता है। कीप योर आइज एंड मॉइस्ट, मतलब अच्छा सा फेस वाश लगा के अच्छा मसाज करके, मतलब टाइम से उठना, टाइम से जागना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना, ये थी रेगुलर आई एग्जाम, मतलब जैसे कैलेंडर दिया हुआ है तो इसमें आप अपनी आँखों का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। सामने कैलेंडर रखें, देख के पढ़ना है आपको। ऐसे आँखें टेस्ट होती है, हॉस्पिटल में भी टेस्ट करते हैं, तो घर पे भी आपको जैसे आँख में पानी आने लगता है तो आदमी सोचता है कि हमारी आँख में दिक्कत है, अपने आप भी ड्रॉप लेके दवा एंटीबायोटिक लेके डाल देता है, लेकिन वो डालना नहीं है। पहले आप अपनी आई साइट चेक कर लीजिए, आई साइट अगर आपकी अच्छी है तब कोई दिक्कत नहीं, तो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको आँख टेस्ट करवा के चश्मा लगवाना होगा, तो उसी से आंसू रुकेंगे, सर दर्द रुकेगा। प्रोटेक्टिव आई वेयर, मतलब मुँह में मास्क लगा के, आँखों में चश्मा लगा के रखेंगे तो आप प्रदूषण से भी बचते रहेंगे। अगर किसी को साइनस है तो उसको भी मास्क लगाने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। मेंटेन हाइजीन ये सब करना है। मेडिकेशन एंड एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन, अवॉइड एक्टिविटीज फॉलो द
मतलब जब आपको दवाएँ मतलब अगर कोई दवाएँ चलाना पड़ा तो दवाओं के साथ खान पान अच्छा रखना है, प्लस दवाओं की डोज, और दवाओं की डोज हॉस्पिटल में जो भी फार्मासिस्ट होगा मतलब ओटी टेक्नीशियन जो इसमें काम नहीं, फार्मेसी से संबंधित है, दवाओं का डोज भी आपको सुबह शाम दोपहर कैसे क्या लेना है उसको भी सही से लेना है, और खाने पीने की चीज़ों का मतलब कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं खानी है, शाम को क्या नहीं खाना है, इन सब का भी बहुत ध्यान रखना है। वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ जिससे आपको स्ट्रेस हो, एक्टिविटीज़ इसको भी आपको अवॉइड करना है, आराम से बैठना है, फॉलो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे उसको आपको फॉलो में लेना है। डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंस, लीगल फॉर केयर प्रोवाइडेड, इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, सपोर्ट्स क्वालिटी एंड एश्योरेंस। डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंस मतलब जो भी पेशेंट मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने जाएगा उसका डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल में सब मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्चा आप घर पे छोड़ दिए हैं डॉक्टर को दिखाने पहुँच गए हैं, उसमें डॉक्टर को भी दिक्कत आपको भी दिक्कत, उसको इतना तो यार 50 100 70 10 20 30 जितना भी पेशेंट को देखता है उसको इतना नहीं याद रहता है, आपको तो थोड़ा बहुत याद रहेगा लेकिन आप बता नहीं पाओगे, पर्चे की लैंग्वेज आप समझ नहीं पाओगे। ये पेशेंट के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप जो हम कह रहे हैं वो हम पेशेंट को कह रहे हैं, नहीं आप तो समझ लेंगे पर्चा उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन पेशेंट उसमें नहीं समझ पाएगा कि वो ना तो पढ़ के आपको डॉक्टर को सारी पर्चे की बात बता पाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट, उसको समझाना है कि पर्चा आप अपना संभाल के रखिए, जब भी हॉस्पिटल आइए सारे पर्चे ले करके आइए, इससे डॉक्टर के सामने बैठेंगे फटाफट खोलेगा वो देख के समझ लेगा। लीगल रिकॉर्ड ऑफ केयर प्रोवाइडेड, फाइल वाइल बना के अपने जो हॉस्पिटल के पर्चे डिस्चार्ज पेपर वो सब अपना अच्छे से रिकॉर्ड करके मेंटेन करके रखना है। इंश्योर क्वांटिटी ऑफ केयर, मतलब ये भी इंश्योर करना है कि उसको इधर उधर खोए ना, उसकी क्वांटिटी ऑफ केयर मतलब क्वांटिटी मतलब कंटिन्यूअस बनाए रखना है। ये नहीं कि चलो तो जब भी सर्जरी हुई है तो हम अपना बहुत संभाल के रखें, उसके बाद सर्जरी खत्म, बीच में उसके बाद कोई और भी दिक्कत हो सकती है। तो कागज़ आपके पास पर्चे रखे हुए हैं तो डॉक्टर के पास जाके आप बता सकते हैं, उसको भी समझ में आएगा कि हमने उसमें क्या किया था, अब हमें क्या करना है। सपोर्ट्स क्वालिटी एश्योरेंस, और क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखना है। इसके बाद कोई क्लास है तुमको कि नहीं? फॉलो विजिट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अपॉइंटमेंट्स। सर्जरी के बाद पेशेंट घर चला जाएगा, फिर उसका फॉलो भी बहुत ज़रूरी होता है। 1 हफ्ता 5 दिन जितने दिन 2 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी हॉस्पिटल में रुकेगा फिर घर जाएगा। फॉलो अप विजिट्स, कभी कभी पेशेंट का डॉक्टर क्लिनिक में अपना उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कॉल करके जो अच्छे हॉस्पिटल है वो रिमाइंडर लगाते हैं। बाकी पेशेंट को भी समझाना है कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अपॉइंटमेंट, कि आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट समय समय पर लेके चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते रहना है। इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट्स, और यदि कोई बीच में आपको कंप्लेंट होती है, बीच में कोई समस्या होती है तो फिर फ़ोन करके या एनी टाइम, हॉस्पिटल तो हमेशा खुला रहता है, डॉक्टर मिले ना मिले तो किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। एजुकेशन, इस चीज़ के बारे में उसको बता